नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की खबर के साथ में। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा हुई है, जिसके बाद उनकी पहली रात पटियाला जेल में बीती। इस दौरान सिद्धू ने ना खाना खाया और उनके चेहरे पर बेचैनी भी साफ देखने को मिली है। तो 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बीती रात पटियाला जेल में कटी। उनको अब नया नाम कैदी नंबर 2,41,383 का मिला है। रात में जेल में सिद्धू को जेल की लाइब्रेरी के अहाते में रखा गया। वे जेल में श्रोमणी अकाली दल के नेता और धुर विरोधी बिक्रम सिंह मजीठिया के पड़ोसी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनको जेल में अब बैरक नंबर 10 अलॉट किया गया है। यह भी पता चला है कि सिद्धू ने रात में जेल में मिलने वाली रोटी और दाल भी नहीं खाई। उन्होंने खुद को गेहूं से एलर्जी का हवाला दिया। जेल सूत्रों ने बताया कि सिद्धू ने फ्रूट और सलाद ही खाया है। तो सिद्धू के लिए जेल में दिन गुजारना आने वाले दिनों में भी आसान नहीं होने वाला है और इसकी झलकी पहले दिन भी देखने को मिली है। बाकायदा सिद्धू की दिनचर्या क्या होगी वो भी शेड्यूल कर दी गई है। सिद्धू क्या काम करेंगे वो भी शेड्यूल कर दिया गया है। फोन पर किन से बात करेंगे, किस समय बात करेंगे, ये भी उनकी दिनचर्या में किस वक्त होगा, ये भी बाकायदा शेड्यूल कर दिया गया है। सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 10 में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 5 अन्य कैदी बंद हैं। बैरक छोटी होने की वजह से इसमें 4 से 5 कैदी ही बंद रहेंगे। सुबह जल्दी उठने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू कुर्ता पजामा पहनकर बैरक में ही बैठे रहे। सिद्धू जेल में मजीठिया की बैरक से करीब 500 मीटर की दूरी पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक मजीठिया को बैरक नंबर 11 में रखा गया है। सिद्धू और मजीठिया की बैरकों के बाहर सुरक्षा के भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू रात में थोड़े बेचैन भी दिखे। सेंट्रल जेल की लाइब्रेरी के अहाते में वे रात भर रहे और आज उनको बैरक नंबर 10 में शिफ्ट किया जाएगा। यहां से बिक्रम मजीठिया की बैरक करीब 500 मीटर दूर है। जेल प्रशासन ने शुक्रवार सुबह ही अहाते के पास सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए थे। सिद्धू को कैदियों वाली पोशाक पहननी होगी, जबकि मजीठिया सामान्य कपड़े पहन सकते हैं क्योंकि वे हवालाती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हफ्ते में 2 दिन ही अपने परिवार और समर्थकों से मिल पाएंगे। जेल नियमों के मुताबिक कैदी मंगलवार और शुक्रवार को अपने परिजनों से मिल सकते हैं। सप्ताह के बाकी दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक अंडर ट्रायल कैदियों को मिलने का समय दिया गया है। जेल में बंद बिक्रम सिंह मजीठिया अंडर ट्रायल कैदी होने की वजह से बाकी दिन मुलाकात कर सकते हैं। जेल में नवजोत सिंह सिद्धू से 5 फोन नंबर मांगे गए हैं। इन लोगों से ही वे जेल से बात कर सकेंगे। उसके लिए समय भी अलॉट किया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सिद्धू ने अर्जी लगाकर सेहत का हवाला देते हुए जेल में मिलने वाले खाने की जगह डॉक्टर की सलाह के मुताबिक डाइट प्लान के मुताबिक खाना मुहैया करवाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कोई अन्य सुविधा की मांग नहीं की है। नियमों के मुताबिक सिद्धू को सजा सुनाए जाने की तारीख से 4 महीने के बाद ही उनके व्यवहार और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट के आधार पर पैरोल मिल सकती है। केस प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में पंजाब सरकार की ताजा अधिसूचना के मुताबिक सिद्धू को कम से कम 28 दिनों की पैरोल मिल सकती है, लेकिन उसमें अभी वक्त है। 4 महीने के बाद ही सिद्धू को पैरोल मिल सकती है और वो भी पैरोल तब मिलेगी जब 4 महीने में उनका बर्ताव जेल में किस तरह का था, इसका ध्यान रखा जाएगा। जेल सुपरिटेंडेंट जब अपनी रिपोर्ट देंगे तो उसमें किन बातों का जिक्र है उनका विशेषकर ध्यान रखा जाता है और फिर उसके बाद ही पैरोल की संभावना बन पाती है। लेकिन उससे पहले सिद्धू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो उनके डाइट प्लान है उसमें बदलाव की मांग उन्होंने की है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि सिद्धू ने पहले दिन रात को गेहूं से एलर्जी होने की बात कही थी, दाल और रोटी उन्होंने नहीं खाई थी, केवल सलाद उन्होंने लिया था। तो अब क्या सिद्धू के लिए अलग से डाइट प्लान को मंजूरी मिलेगी? हालांकि ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है कि अगर किसी तरह की दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों को दूर जरूर किया जाता है। लेकिन जिस तरह से बिक्रम मजीठिया की बैरक से उनकी बैरक की दूरी महज 500 मीटर है और जो अन्य
कैदी भी जेल में बंद हैं, लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पूरा मामला क्या था वो भी आपको समझा देते हैं। 34 साल पुराना मामला था। सिद्धू उस वक्त खिलाड़ी हुआ करते थे। सिद्धू की एक बुजुर्ग शख्स से जिप्सी हटाने को लेकर के बहस हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उनके साथ में मारपीट की थी। हाईकोर्ट ने उस वक्त सिद्धू को दोषी करार दिया था, बाकायदा सजा का ऐलान भी किया गया था। लेकिन जब सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख उस दौरान किया था तो फिर सिद्धू को वहां से राहत मिल गई थी। केवल 1000 रुपए जुर्माना सिद्धू पर लगाया गया था और उसके बाद अब पीड़ित परिवार ने दोबारा पुनर्विचार की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर पुनर्विचार किया, जिसके बाद सिद्धू को दोषी करार दिया गया है। उन्हें सजा सुनाई गई है, सश्रम कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई है और अब सिद्धू पटियाला जेल में बंद हैं, जहां पर बिक्रम सिंह मजीठिया उनके पड़ोसी हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था और अब विशेष अदालत ने ईडी का जो आरोप पत्र है उसे संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है, जिसके बाद नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो डी कंपनी से मिलीभगत और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायालय ने नवाब मलिक के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश आरोप पत्र का संज्ञान लिया। कोर्ट ने माना कि नवाब मलिक जानबूझकर और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध में संलिप्त थे। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। प्रथम दृष्टया सबूतों में सामने आया है कि नवाब मलिक जानबूझकर इस मामले में शामिल थे। दरअसल 21 अप्रैल को मलिक के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए नवाब मलिक, उसके भाई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और उसके बॉडीगार्ड सलीम पटेल के बीच कई बैठकें हुई थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 17 लोगों को गवाह बनाया है। इसमें दाऊद के भाई इकबाल कास्कर और हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर समेत सरदार शाह वली खान का बयान भी शामिल है। शाह वली खान ने अपने बयान में बताया कि हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की करीबी थी और सलीम पटेल पारकर का अंगरक्षक था। संपत्ति पर हर फैसला पटेल ने हसीना पारकर के निर्देश पर लिया था। ईडी के आरोप पत्र में हसीना पारकर के बेटे अली शाह का बयान भी शामिल है। उसने ईडी को बताया कि उसकी मां हसीना पारकर ने 2014 में उसकी मृत्यु तक दाऊद के साथ वित्तीय लेन देन किया था और सलीम पटेल उसके सहयोगियों में से एक था। अली शाह ने बताया कि उसकी मां ने सलीम पटेल के साथ मिलकर गोवावाला कंपाउंड का विवाद सुलझा लिया था और ऑफिस खोलकर उसका कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में उसे मलिक को बेच दिया गया था। विशेष अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए नवाब मलिक और 1993 बम धमाकों के दोषी और सजा याफ्ता सरदार शाह वली खान के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में नवाब मलिक और सरदार शाहवाल खान को आरोपी बनाया है। संपत्ति की सारी कार्रवाई सरदार खान के माध्यम से ही हुई थी। तो नवाब मलिक की मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं और नवाब मलिक की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब आने वाले दिनों में नवाब मलिक की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर डी कंपनी के साथ में मिली भगत के भी आरोप हैं। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में किस तरह से नवाब मलिक की दिक्कतें बढ़ेंगी ये देखने वाली बात होगी। और साफ तौर पर जिस तरह से आरोप पत्र का संज्ञान कोर्ट ने लिया है, ऐसे में नवाब मलिक की मुश्किलें कम होती हुई तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। नवाब मलिक ने डी कंपनी के साथ प्रॉपर्टी हड़पने की रची साजिश, स्पेशल कोर्ट ने यह साफ तौर पर टिप्पणी की है। साफ तौर पर कहा है कि जो सबूत इशारा कर रहे हैं उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि नवाब मलिक के डी कंपनी के साथ में संबंध थे। सबूतों को देखकर ऐसा लग रहा है। अब आने वाले दिनों में इन सबूतों के आधार पर क्या नवाब मलिक
को सजा मिलेगी या फिर कुछ और जो गवाह इस मामले में सामने आएंगे वो उनकी बयानबाजी कितनी अहम रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कोर्ट का रुख देखने को मिल रहा है, ऐसे में साफ है कि नवाब मलिक के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। बुलेटिन में अब बात महंगाई की भी कर लेते हैं। दरअसल जनता पर महंगाई का एक और अटैक देखने को मिला है। रसोई गैस के सिलेंडरों में हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि इजाफा देखने को मिला था। दिल्ली में रसोई गैस का सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो 2 रुपए किलो सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ना शुरू हो गया है। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार देर रात सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया। नई कीमत लागू होने के बाद नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं दिल्ली में अब नई कीमत 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गई है, जबकि गुरुग्राम में भी सीएनजी 83 रुपए 94 पैसे प्रति किलो हो गई है। बढ़े हुए दाम 21 मई की सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में सीएनजी के दाम 82 रुपए 84 पैसे प्रति किलो हो गए हैं और रेवाड़ी में ग्राहकों को इसके लिए 86 रुपए 7 पैसे चुकाने होंगे। तो कुल मिलाकर महंगाई से जनता पहले ही बेहाल है। रसोई गैस के सिलेंडरों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें लगातार आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। सब्जी अगर आप बाजार में खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा होता है वो भी बढ़ गया है, जिसका सीधा असर सब्जियों के दामों में देखने को मिल रहा है। और रसोई गैस का सिलेंडर जिस तरह से हमने पहले बताया आपको, वो महंगा हो चुका है। तो अब जो महंगाई को लेकर के एक और विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं है कि महंगाई इस तरह से बढ़ी है। जिस तरह से रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ऐसे में दुनिया के कई देश इस वक्त महंगाई से दो चार हो रहे हैं। और आपको हमने प्रमुखता से गेहूं के निर्यात पर जब भारत ने रोक लगाई थी, वो खबर भी दिखाई थी कि क्यों भारत ने वो रोक लगाई थी, किस तरह से गेहूं के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से आटा महंगा हो गया था और भारत को निर्यात पर भी रोक लगानी पड़ी थी। तो अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार अब जिस तरह से महंगाई का बोझ जनता की जेब पर पड़ रहा है, इससे पार पाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात यहां पर होगी। सरकार लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाती हुई भी नजर आ रही है। वहीं विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जनता की जेब से महंगाई का बोझ आखिर कब कम होगा। बात दिल्ली में मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। हालांकि शुक्रवार के दिन हल्की बारिश और आंधी की वजह से तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन उमस की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। वहीं इस बीच एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अगले हफ्ते भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो दिल्ली के लोगों ने दिन में अधिकतम 49 डिग्री का टॉर्चर झेलने के बाद शुक्रवार को बारिश और धूल भरी आंधी के साथ राहत की सांस ली। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी की तरह उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले हफ्ते भीषण गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है। यानी कि अगले हफ्ते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और जो झुलसती गर्मी है उससे भी लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। कुछ पॉइंट्स के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में अगर आज की बात करें तो छिटपुट और गरज के साथ में बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा धूल भरी आंधी चलने की वजह से तापमान में गिरावट की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरगंज वेधशाला में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश ने पारा गिरा दिया। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप जारी है। हालांकि अब
आज से राज्य को अंततः भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि और आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि अब तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी भी की गई है। 23 मई तक हिमाचल प्रदेश में अलग अलग ओलावृष्टि की संभावना है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी अगले 5 दिनों में ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। आने वाले सोमवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी ओलावृष्टि की संभावना है। पूर्वी यूपी में सोमवार और मंगलवार को ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ छिटपुट और तेज हवाओं के साथ व्यापक रूप से भारी बारिश होने की भी संभावना है। राजस्थान में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, यानी कि आने वाले दिनों में जो झुलसती गर्मी है उससे राहत की उम्मीद जताई जा रही है। बुलेटिन में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है, यानी कि कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भी 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तो देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 2323 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि कल के मुकाबले इसमें मामूली ही बढ़ोतरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान 25 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 2346 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। कोरोना के नए केसों के साथ ठीक होने वाले मरीजों का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते एक्टिव केसों की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। अब देश में कुल 14,996 कोरोना के सक्रिय केस हैं। भारत में तो कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मामूली बढ़ोतरी कल के मुकाबले जरूर देखने को मिली है, लेकिन चिंता वाली बात अभी नहीं है। सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। केवल नॉर्थ कोरिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया ने किस तरह से पहले कोरोना टेस्टिंग पर जोर नहीं दिया था, कोरोना वैक्सीन को तवज्जो नहीं दी थी, और अब जिस तरह से वहां पर बुखार के मामले अचानक से बढ़े हैं, कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़े हैं, 20,000 से के करीब मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में चिंताएं बढ़ना लाजमी है। चिंताएं पूरी दुनिया की बढ़ना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण नॉर्थ कोरिया से होता है तो फिर इस पर कंट्रोल करने के लिए नए सिरे से कहीं शुरुआत ना करनी पड़ जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अभी जिस तरह से हमने हाल ही में देखा था कि किस तरह से कोरोना रूप बदल बदल कर सामने आ रहा था, कहीं कोई खतरनाक म्यूटेशन, कोई खतरनाक वेरिएंट सामने ना आ जाए, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। WHO की ओर से लगातार इस पर रिसर्च की जा रही है, शोधकर्ता अपना काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लगातार इस पर जोर दिया जा रहा है। भारत भी वैक्सीनेशन में रोजाना नए आयाम को छूता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से सबसे बड़ा बचाव है। बुलेटिन के आखिर में बात चारधाम यात्रा की भी कर लेते हैं। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान तीर्थ यात्रियों की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। अब तक 56 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 7 तीर्थयात्रियों की इस दौरान मौत हुई है। तो बीते 24 घंटे में चारधाम यात्रा पर आए 7 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। चारधाम यात्रा में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 54 की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना पाया गया है। शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर जोशीमठ लौटे भानुभाई, जो कि गुजरात के रहने वाले थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें उनके परिजन
जोशीमठ सीएचसी ले गए थे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं केदारनाथ की बात करें तो यहां भी 2 यात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। सीएमओ डॉक्टर बीके शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को धाम पहुंचे प्रदीप कुमार कुलकर्णी, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और बंशीलाल, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उनकी दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई थी। केदारनाथ यात्रा की बात करें तो अब तक यहां कुल 23 यात्रियों की मौत हुई है, जिसमें से 22 को दिल का दौरा पड़ा है। इसके अलावा ऋषिकेश में विभिन्न प्रांतों से आए 3 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। इसमें चारधाम यात्रा से लौटे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी अवधेश नारायण तिवारी की हालत मुनि की रेती में गंगा स्नान के बाद बिगड़ गई थी। वहीं मध्य प्रदेश से आए 22 यात्रियों के दल में शामिल सौरम बाई, जो कि धार की रहने वाली थी, उनकी हालत भी खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें एसपीएस अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो लगातार तीर्थयात्रियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इंतजामात नहीं किए हैं, सरकार की ओर से इंतजामात किए गए हैं। बाकायदा अलग अलग स्पॉट पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखवाए गए हैं। मंत्रियों को अलग अलग धामों की जिम्मेदारी भी दी गई है, दवाइयों की समुचित व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मौत के मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। ये मौत के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, इसका कोरोना कनेक्शन क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारी वाहनों के लिए 3 दिन तक यमुनोत्री हाईवे बंद रहेगा। 7,000 श्रद्धालु यहां पर फंसे हैं। यमुनोत्री हाईवे पर 3 दिनों तक बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। बीते बुधवार को रानाचट्टी के पास हाईवे की सुरक्षा दीवार धंस गई थी। किसी तरह इसे आवाजाही लायक बनाया गया, लेकिन हाईवे के फिर धंसने से बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। इससे पालीगाड़ से सुयानचट्टी तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। हाईवे बंद होने से रानाचट्टी से यमुनोत्री धाम की ओर 7,000 यात्री फंसे होने की जानकारी भी मिली है। ये अमूमन देखने को मिलता है। दरअसल सरकार की ओर से व्यवस्था की जाती है। चारधाम यात्रा के तहत ऑल वेदर रोड का काम भी जोर शोर से चल रहा है, और उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी राज्य है, वहां पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ऐसे में सड़क पर मलबा आने की वजह से चारधाम यात्रा में दिक्कतें आना ये कोई नई बात नहीं है। पहले प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन जिस तरह से मलबा बीच सड़क पर आ जाता है, उसको हटाने में दिन लग जाते हैं, तो ऐसे में इसका यात्रा पर प्रभाव पड़ता है। अब बात कर लेते हैं जो श्रद्धालुओं की मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 56 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि जिन तीर्थयात्रियों की मौत हो रही है उनमें ज्यादातर वे तीर्थयात्री हैं जिन्हें पहले कोरोना हुआ था, यानी कि कोरोना के जो असर हैं वो अब भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जब अगर आपको पहले कोरोना हो रखा हो तो उसके बाद जो शारीरिक क्षमता है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जो ऊंचाई वाली जगहों पर जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ऐसे में ऐसी जगहों पर पहुंचने पर दिक्कतें सामने आती है, फेफड़ों में सूजन होने लगती है। तो इसकी वजह भी जो है श्रद्धालुओं की मौत की वजह जो है ये भी एक निकल कर सामने आ रही है। यानी कि अब ऐसे में सरकार के द्वारा ये लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जब इस तरह से मामले सामने आए, अव्यवस्था की खबरें लगातार सामने आई, विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए गए, उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने अलग अलग धामों के लिए अलग अलग मंत्रियों को प्रभारी भी बनाया। वहां पर अब जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है वो मंत्री वहां पर व्यवस्थाओं को देखेंगे। धन सिंह रावत का बयान हमने आपको सुनाया था, किस तरह से उन्होंने कहा था कि जितने लोगों की व्यवस्था होगी उतने लोगों को ही धाम में आने दिया जाएगा। तो सरकार की नजर चारधाम यात्रा पर पूरी तरह से है, व्यवस्थाएं भी खूब देखने को मिली हैं, लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं मौतों के, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 56 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 7 श्रद्धालुओं ने जान गंवाई है, और जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। सरकार व्यवस्थाओं की बात तो कर रही है, लेकिन विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, और अब जिस तरह से मौतें हो रही हैं इसके बाद इस पर सियासत परवान चढ़ना लाजमी है। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए
बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।